हेलो प्यारो। तो अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर पर। वोल्टेज मल्टीप्लायर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब इसको किसी भी तरह से आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर वोल्टेज के साथ एनर्जी को जोड़ो तो ये कुछ एनर्जी क्रिएट हो रही है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन हो रहा है। दोनों चीज़ें नहीं हो रही। यहाँ पर हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट है यहाँ पर जिसमें कि हम अपने सर्किट में डायोड को एक खास तरह से जोड़ते हैं ताकि वो एक खास रिदम के साथ ऑन ऑफ होते हैं और हमारे सर्किट के अंदर जो लगे हुए कैपेसिटर हैं जो कि स्टोरेज यूनिट हैं उनको वो चार्ज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसा है कि इट इज़ नॉट लाइक कि आप कुछ जनरेट कर रहे हैं। ये वैसा है जैसे दो लोग थे तो दो लोगों के पास 10-10 रुपए थे और आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि एक समय में किसी व्यक्ति के पास 20 रुपए आ गए। तो जो उसके पास 20 रुपए आए तो हैं लेकिन उसने 10 रुपए कहीं से कमाए नहीं हैं, बल्कि उसने जो दूसरा व्यक्ति था उसके 10 रुपए भी अपने पास इकट्ठा कर लिए और अपने 10 रुपए अपने पास बचा के रखे। तो वो उस समय 20 रुपए के ऊपर दिख रहा है और हम कहेंगे कि भाई इसने तो पैसा दुगना कर लिया, ऐसा लग रहा है उसने पैसा दुगना कर लिया, जबकि उसने कुछ नहीं किया, उसने खाली उस घूमते हुए पैसे को अपने पास कलेक्ट किया है। ऐसा कुछ सेंस आप जोड़ सकते हो और भी आप देखोगे उसमें मेरा मतलब क्या है यहाँ पर। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होते हैं? वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसे सर्किट होते हैं जो कि सेटअप करते हैं आउटपुट वोल्टेज को, चाहे वो 2 टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कैसे डायोड लगाए हैं, कितने डायोड लगाए हैं, कितने कैपेसिटर लगाए हैं, किस तरह से लगाए हैं। तो जो फाइनल आउटपुट वाला कैपेसिटर है उस पर आप वोल्टेज 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी कर सकते हैं। किसका? जितना आप लगा रहे हो इनपुट वोल्टेज उसका आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। ये इसकी खासियत होती है। शुरुआती दौर पे इसके यूज होते थे, डेफिनेटली आज भी लोग यूज करते हैं। डेमोस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी इसके हाई वोल्टेज के इफेक्ट कैसे होते हैं, एनालाइजेशन के लिए इसको इफेक्ट यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप काउंटर्स में इसको कभी कभी यूज करते हैं। बट ये है एक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज वोल्टेज मल्टीप्लाई? इट इज अ डिवाइस दैट यूज टू सेट अप द आउटपुट वोल्टेज लेवल टू 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अगर आपका इनपुट वोल्टेज VI है या VM है, मीन पीक वोल्टेज, तो ये जो सर्किट होते हैं उसका 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना भी कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि आप वोल्टेज डबलर, ट्रिपलर, क्वाड्रुपलर जैसा भी आप इसको यूज कर रहे हो उस हिसाब से ये अपना काम करता है। ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास अगर हम सर्किट को डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रुपलर के रूप में ना देखना चाहें, हम उसकी अरेंजमेंट, डायोड की अरेंजमेंट की बेसिस पर देखना चाहें, तो हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं। एक हाफ वेव मल्टीप्लायर सर्किट होता है, एक फुल वेव मल्टीप्लायर सर्किट होता है। इनको हाफ वेव और फुल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सर्किट जैसा आपने इनपुट में AC दिया और इनपुट में AC के हाफ साइकिल में एक चार्ज होता है, दूसरे हाफ साइकिल में दूसरा चार्ज होता है। तो ये एक सारा जो काम है ये बारी बारी से हो रहा होता है। एट अ टाइम एक काम करता है फिर दूसरा काम कर रहा है। इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा अरेंजमेंट होता है, इस वजह से इसको हम हाफ वेव नाम देते हैं। देखते हैं कैसे काम होता है। तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर, तो हम ऐसा मल्टीप्लायर कर रहे हैं जो कि डबल कर देता है। सबसे सिंपलेस्ट डबलर होता है। इसे आप देखो, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कि आप इनपुट AC लगाते हो, फिर एक दूसरा ट्रांसफार्मर का कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल आप मान सकते हो। उसके साथ आपने कैपेसिटर C1 जोड़ रखा है, एक डायोड D1 जोड़ रखा है, एक डायोड D2 जोड़ रखा है, एक कैपेसिटर C2 जोड़ रखा है और C2 के अलॉन्ग हम आउटपुट यहाँ पर देख रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो हम इनपुट करंट, जो इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसका इनपुट वोल्टेज VM है। कोई M इज सम मीन सम मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो पीक है ये VM है, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में लो चाहे निगेटिव डायरेक्शन में आप लो, तो इनपुट वोल्टेज पीक वैल्यू VM है। ये आपका सर्किट है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो नोज है ये N है, ये जो पूंछ है ये P है, ये जो नोज है N है ये P है। तो ये आपका PN जंक्शन है। और PN जंक्शन की खास बात ये होती है कि इसका जो एरो है, ये जो एरो आप बना रहे हो, यही एरो है उसके थ्रू करंट फ्लो होने की डायरेक्शन। तो किसी PN जंक्शन को अगर आपने ऐसे बनाया है, इसका मतलब उस सर्किट में यही डायरेक्शन है जिससे करंट फ्लो हो सकती है। उल्टी डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस अगर वो आपका डायोड है तो।
ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और D2 रिवर्स बायस हो जाता है, जिसकी वजह से पाथ ऑफ करंट चार्ज कर देता है कैपेसिटर C1 को केवल। अब जरा समझे दो लाइनों का मतलब। अब हम देखेंगे यहाँ पर सपोज आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये सिरा प्लस मानते हैं, ये सिरा माइनस मानते हैं सपोज, तो उसकी देखा देखी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये सिरा भी प्लस हो गया, ये सिरा भी माइनस हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास ये सिरा प्लस है, ये सिरा माइनस है। अब इसके आधार पर हम डायोड की बायसिंग देखें तो आपके पास ये एन टाइप रीजन है, ये पी टाइप रीजन है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट सॉरी ये आपका उल्टा बना दिया, ये पी टाइप रीजन है, इसको सीधा कर लेते हैं ना, गड़बड़ रहेगी। ये आपका पी टाइप रीजन है और ये आपका एन टाइप रीजन है। ठीक है, तो आपका डायोड का ये पी एन है। अब क्या हुआ, जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ लगा रखा है, यहाँ प्लस लगा रखा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस जुड़ गया एन से, और आप देखो यहाँ प्लस माइनस एन से जुड़ा है इस कंपेरिजन टू पी, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया है ना, पॉजिटिव जुड़ा है इससे और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को सोचो, तो करंट यहाँ कैसे फ्लो करेगी, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। तो आप कहोगे प्लस से माइनस, क्या हम ये डायरेक्शन मान सकते हैं? नहीं, ये डायरेक्शन आप नहीं मानोगे, क्योंकि इस डायरेक्शन की जो करंट है वो डायोड के अपोजिट जा रही है। हमने बताया है कि डायोड की करंट ऐसे फ्लो करती है, तो इसका मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रही है और इस तरह से फ्लो करते हुए वो यहाँ से होकर के यूँ जा रही है। अब आप सवाल ये पूछ सकते हो करंट इधर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती है। इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि अगर आप देखो ये एन है, अगर ये निगेटिव है तो इससे देखो ये निगेटिव होने की वजह से आपके पास ये जो डायोड है ये कैसा हो जाएगा, इसका जो ये पी टाइप रीजन है ये निगेटिव जुड़ा है, यानी कि रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर समय में क्या है, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, डायोड D2 रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने पर वो ऑफ की तरह काम करता है, वो सर्किट करंट के जाने लायक नहीं रहता, ऑफ मतलब नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस दौरान आपकी जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है। हम ये हमेशा जानते आए हैं कि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये जो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, क्या दिखा रही है, ये एक डॉटेड लाइन दिखा रही है किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ये है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो हो रहे हैं तो रास्ते में कैपेसिटर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे और इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। उसकी वजह से अपोजिट जो प्लेट है वो प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर, ये करंट जो फ्लो कर रही है उसकी वजह से आपको कैपेसिटर का ये सिरा माइनस और ये सिरा प्लस हो जाएगा और ये चार्ज होता रहेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तो चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम पाते हैं कि हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर जो C1 है ये पूरी तरह से चार्ज हो गया। मान लो Vm वोल्टेज लगाया है तो ये कैपेसिटर Vm वैल्यू तक चार्ज हो गया। अब हम यहाँ ये मान लेते हैं कि हमारा डायोड एक आइडियल डायोड है, तो इसका नी वोल्टेज वगैरह हम नहीं मान रहे, जीरो कह रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, कुछ तो वैल्यू होती नी वोल्टेज की, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस वोल्टेज के क्रॉस, इस डायोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। तो ये डायोड कोई वोल्टेज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सारा का सारा वोल्टेज इस कैपेसिटर को चार्ज करने में इन्वॉल्व हो रहा है, मान सकते हो ऐसा। नहीं तो अगर आप वैल्यू लो तो मान लो आपने वोल्टेज लगाया है यहाँ पे 7 वोल्ट। अब 7 वोल्ट में से ये डायोड कंज्यूम कर रहा है 0.3 वोल्ट, तो यानी 6.7 वोल्ट बचा। तो अब ये कैपेसिटर जो है वो 6.7 वोल्ट तक ही चार्ज हो सकता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसका वोल्टेज कंजप्शन 0 है, तो जितना 7 वोल्ट का यहाँ पर है वो 7 वोल्ट से हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ये आइडियल डायोड मानने का मतलब होता है, कई बुकें ऐसे ही कहती हैं। अच्छा, अब ये हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द कैपेसिटर चार्ज टू वैल्यू Vm जो हमने माना है, इफ़ वी कंसीडर द डायोड एज द आइडियल डायोड, मतलब उसके अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब खेल होता है कब, जब निगेटिव हाफ साइकिल आती है। जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आती है तो क्या हुआ, निगेटिव हाफ साइकिल पर जो काम यहाँ था उसका उल्टा हो गया। जो ये प्लस था ये माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया, यानी कि माइनस हो गया ये प्लस हो गया। तो आपके पास ये टर्मिनल माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इसकी वजह से ये जो डायोड था
जो कि आपने इस तरह से जोड़ रखा था, तो उसका जो एन था वो प्लस जुड़ गया, यानी रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस होने का मतलब ये ऑफ हो गया, यानी सर्किट करंट को जाने लायक नहीं है। लेकिन उसी समय आपका प्लस था, ये जुड़ा प्लस के साथ में, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये जुड़ा माइनस के साथ, देखो तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। एन माइनस के साथ है, पी प्लस के साथ ही फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये ऑन हो गया, इससे अब करंट फ्लो कर सकती है, ये एक अलाउड सर्किट है। तो करंट क्या करेगी, करंट प्लस से माइनस तरफ जाती है, तो प्लस से माइनस से होते हुए इस तरह से फ्लो करेगी सर्किट के अंदर। और करंट ऐसे फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टा फ्लो करेंगे, इस तरह से फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। अब देखो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अधिकता थी, पहला वाला कैपेसिटर जो था यहाँ नेगेटिव से चार्ज था। अब क्या हुआ है, जो करंट आपकी इस तरह से फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो करेंगे। सॉरी, मैंने ऐसे बनाया था। करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो चार्ज कैसे फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो इकट्ठा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से मूव करके इस प्लेट पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जो जो इसकी वजह से चार्ज मूव कर रहे हैं वो तो यहाँ इकट्ठा हो ही रहे हैं। तो इस तरह से ये वाला कैपेसिटर जो C1 है इसके चार्ज हट जाएंगे, और जो कैपेसिटर C2 है इसके ऊपर पहले से इकट्ठा चार्ज भी आ जाएंगे, और जो इस करंट के फ्लो होने की वजह से जो चार्ज जा रहे हैं वो भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो यानी इसके ऊपर वो पोटेंशियल Vm था, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज थे Q1 जो चार्ज थे वो यहाँ से हट करके इधर चले गए, तो इसका जो पोटेंशियल Vm था इसके ऊपर आ गया, और यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 2Vm। हम अपना आउटपुट यहीं देख रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ कोई लोड नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से एक साइकिल चलने पर, प्लस के बाद एक माइनस साइकिल चलने पर क्या हुआ, इसके अंदर एक कैपेसिटर चार्ज हुआ और दूसरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। जो चार्ज हुआ उसको उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ, तो वो 2Vm पोटेंशियल उसके ऊपर आ गया। अब यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने कैपेसिटर को कैसे चूज करें, उनकी कैपेसिटी कैसी हो, उनकी हीट रेजिस्टेंस क्षमता कैसी हो, वो हीट को एब्जॉर्ब करने को, जल ना जाए, बस्ट ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना कर जाए। ये सब चीज़ें टेक्निकलिटी रहेंगी अपनी जगह। सिद्धांतिक रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे इस पर पोटेंशियल दुगना हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, एक बार एक चार्ज होता है, एक डिस्चार्ज होता है, ऐसा हो रहा है ना। और अगर आपने 12th की याद हो तो आपको मालूम होना चाहिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज होता है और इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम। तो अगर आप एक बार में एक को चार्ज करो दूसरे को डिस्चार्ज करो, इस तरह काम कर रहे हो, तो क्या होगा ना, थोड़ा सा टाइम का इशू आ जाएगा, थोड़ा सा शिथिलता आ जाएगी, स्लो रहेगा सर्किट। क्योंकि एक को पहले तो चार्ज होने में टाइम लगेगा, फिर दूसरे को डिस्चार्ज होगा, दूसरे को चार्ज होने में टाइम लगेगा, सो इट विल टेक सम टाइम, वो टाइम कांस्टेंट का इशू वहाँ पर रहेगा। तो इससे हम क्या करें, इससे बचने के लिए क्या है, ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जहाँ हम ऐसा कुछ करें कि फुल वेव काम करें। एक ही टाइम में हमारे दो कैपेसिटर ऐसे लगाए जाएँ कि प्लस में एक चार्ज हो और माइनस में दूसरा चार्ज हो, और फिर दोनों के चार्ज मिल करके टोटल पोटेंशियल आपके पास आ जाए दुगना। तो हाफ में क्या होगा, हम एक बार कैपेसिटर C1 को चार्ज करते हैं, C2 को कुछ नहीं छोड़ते हैं, फिर C1 डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर C2 चार्ज होता है, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन फुल वेव मल्टीप्लायर में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम ये करेंगे कि हम एट अ टाइम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, और उनको हम ऐसा जोड़े रहेंगे कि टोटल पोटेंशियल हमारा इंस्टेंटली 2 टाइम्स आ जाए। तो फास्ट हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, और पूरे वेव का मामला एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। तो जरा देखें, अच्छा एक चीज़ और देखें, अगर हमने इफ़ डायोड्स आर नॉट आइडियल, क्या लिख दिया, आइडियल AL होना चाहिए, आइडियल एंड हैव नी वोल्टेज VD, देन द आउटपुट वोल्टेज इज 2 टाइम VM माइनस 2 टाइम VD। जो कि दो डायोड है ना, वो भी अपना अपना कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेंगे। तो एक ने 0.3 किया, फिर दूसरे ने 0.3 किया, टोटल कितना कंज्यूम होगा, 0.6। तो जहाँ 7 था, 7 7 14 होना चाहिए, अब 14 माइनस 0.6 तो 13.4, फिर आपका आउटपुट वोल्टेज दिखाई पड़ेगा। तो ये आइडियल के केस में ये पूरा 0 हो जाएगा। नॉन आइडियल केस में जो भी VD की वैल्यू होगी, डायोड वोल्टेज की जो भी वैल्यू होगी, वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। फुल वेव वोल्टेज डबलर के बारे में देखें, यहाँ पर देखो आपके पास ये इनपुट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डायोड D1 लगाया है, और फिर यहाँ से खास तरीके से जोड़ करके डायोड D2 लगाया है, कैपेसिटर C1 लगाया, कैपेसिटर C2 लगाया। इसी डायग्राम में आप समझ लो, पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हुआ। तो देखो ये P है, N है, ये N है, ये P है। तो आप देखो अगर यहाँ पर
तो क्या हो रहा है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस होने की वजह से ये इससे भी जुड़ा है P से, और यही चीज़ इससे भी जुड़ा है N से। तो P के पास पॉजिटिव है तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, N के पास पॉजिटिव है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि डायोड D1 काम करेगा, डायोड D2 काम नहीं करेगा। तो अगर डायोड D1 काम करेगा तो हम खाली यहीं पे लेते हैं, ये प्लस साइकिल, ये माइनस साइकिल, तो सर्किट केवल इतना ही हमारे काम का है, क्योंकि यहीं पर ही सारा खेल हो जा रहा है। तो आप देखो प्लस से करंट फ्लो करेगी डायोड से होते हुए, माइनस जाएगी इस तरह से, और ऐसी स्थिति में आपका जो कैपेसिटर C1 है इसका ये सिरा प्लस हो जाएगा, ये सिरा माइनस हो जाएगा। करंट अगर ऐसे जा रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे होंगे, तो इस वाले प्लेट को माइनस कर देंगे और इस वाले प्लेट को वो प्लस कर देंगे, तो हमारा कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज हो गया, मान लो Vm वैल्यू तक चार्ज हो गया। अच्छा, उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस होने की वजह से क्या हुआ, ये रिवर्स बायस में चला गया, लेकिन ये वाला तार यहाँ पर चूंकि काम कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, ये P, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। लेकिन अब सर्किट दो कौन सा बन रहा है, यहाँ से है माइनस, यहाँ है प्लस, तो हमारा प्लस ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, इसको चार्ज करेगा, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर पूरा कर देगा। तो इस तरह से हमारा सर्किट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये आपके सर्किट का रास्ता है जो कि मैंने दिखाया यहाँ पर, इस तरह सर्किट का रास्ता है। और इस रास्ते की वजह से हमारा जो ये कैपेसिटर C2 है ये भी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, चार्ज हो गया। अब देखो ये भी प्लस हाफ साइकिल में ये चार्ज हुआ, पहला कैपेसिटर C1, निगेटिव हाफ साइकिल में ये चार्ज हुआ C2, और इन दोनों के जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट की वजह से इनका जो टोटल वोल्टेज आएगा, इन दोनों की वजह से जो टोटल वोल्टेज यहाँ आएगा V0, वो इनके वोल्टेज Vm और इनके वोल्टेज Vm के सम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से फुल वेव मल्टीप्लायर में हम क्या पाते हैं, हमारा जो आउटपुट होता है उसमें हमारे डायोड कुछ इस तरह से लगे होते हैं कि वो अपने अपने कैपेसिटर को चार्ज करते हैं Vm पोटेंशियल तक, और देन वो दोनों कंबाइन होकर के हमारे पास आउटपुट का वोल्टेज 2 टाइम्स कर देते हैं। तो मल्टीप्लायर इज़ अ वेरी कॉमन सर्किट जो कि डायोड के साथ आप पढ़ सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत हैवी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये हैवी नहीं है कि आपको अगर छोड़ दो इसको मैं नहीं कर सकता इसको, तो ये अच्छे क्वेश्चन है और इनको आप कोशिश करिएगा कि इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, सो दैट यूनिट नंबर 1 में आपका कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, थ्योरी के पोर्शन से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्लिपर कैंपर मैं नहीं कराऊंगा, वो फिर वो पूरी यूनिट का ही मामला हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम स्पीड अप के मोड में है। अगला जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी अबाउट द BJT एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मेसफेट और जेफेट ये सब ठीक से नहीं समझ में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बता दें, एग्ज़ाम है आपका, तो ठीक है, फिर हम लोग फेट और मॉसफेट वगैरह के बारे में बात करेंगे अगली यूनिट के बारे में। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।